मेरे सामने उत्तर प्रदेश का एक नक्शा रखा है, पर ये वैसा नक्शा नहीं है जैसा हम स्कूलों में देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी जीवित शरीर के नर्वस सिस्टम जैसा लग रहा है। सही कहा। हर लाइन, हर मोड़ एक नदी है जो इस प्रदेश की रगों में दौड़ रही है। आज हम इन्हीं नसों के जाल को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि यूपी की पूरी कहानी कैसे लिखती हैं। बिल्कुल। और ये कहानी एक नहीं बल्कि कई परतों में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि यूपी के इस नदी तंत्र को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहले है हिमालय के ग्लेशियर से निकलने वाले बाहुबली, जो हमेशा पानी से भरे रहते हैं। फिर है मैदान की शांत और सौम्य नदियां, और आखिर में दक्षिण के पठार से आने वाली मौसमी नदियां, जिनका चरित्र बिल्कुल अलग है। अच्छा, इन तीनों को समझे बिना हम यूपी को नहीं समझ सकते। तो फिर शुरुआत सबसे बड़े नाम से ही करते हैं, गंगा। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये बिजनौर से प्रदेश में दाखिल होती है और बलिया से निकलकर बिहार चली जाती है। इसका लगभग 1000 किलोमीटर का सफर यूपी में है। लेकिन ये तो आंकड़े हुए, इस सफर की असल अहमियत क्या है? इसकी ये अहमियत आप ऐसे समझिए कि अगर गंगा को हटा दें तो यूपी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। यह सिर्फ एक नदी नहीं है, इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हमारे स्रोतों में राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का जिक्र है। राष्ट्रीय जल मार्ग? हाँ, जो प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। मतलब एक तरह का वाटर हाईवे। बिल्कुल हाईवे है। हाँ, सोचिए, कानपुर के चमड़े के उत्पाद या भदोही के कालीन सीधे पानी के रास्ते बंदरगाहों तक पहुंच सकते हैं। वाह! इससे लागत और प्रदूषण दोनों में भारी कमी आएगी। लेकिन ये आसान तो नहीं होगा। नहीं, चुनौतियां बहुत हैं। नदी में जमा होती गाद और साल भर पानी का एक जैसा स्तर बनाए रखना, ये मुश्किल है। पर अगर ये सफल होता है तो कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जैसे शहरों की आर्थिक तस्वीर बदल सकती है। गंगा इतना लंबा सफर अकेले तो तय नहीं करती होगी। इसकी सबसे बड़ी सहयोगी कौन है? इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध सहयोगी है यमुना नदी। यमुना? हाँ, ये यमुनोत्री ग्लेशियर की बंदरपूंछ चोटी से निकलकर सहारनपुर में यूपी की सीमा में प्रवेश करती है। और प्रयागराज में संगम? जी, प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और यमुना सिर्फ एक सहायक नदी नहीं है, इसकी अपनी एक स्वतंत्र और गौरवशाली पहचान है। हाँ, ताजमहल और मथुरा, वृंदावन, ये सब तो यमुना के ही किनारे हैं। इतिहास और संस्कृति तो यहाँ भी गंगा से कम नहीं है। सही कहा। और यहीं पर एक बहुत ही फैसिनेटिंग मोड़ आता है कहानी में। क्या? जहाँ गंगा और उसकी ज्यादातर सहायक नदियां हिमालय से आती हैं, वहीं यमुना की अपनी सबसे प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन, वो दक्षिण के पठारी क्षेत्र से आती हैं। अच्छा, मतलब उत्तर और दक्षिण का मिलन। हाँ, ऐसा है जैसे उत्तर और दक्षिण की संस्कृतियां आकर यमुना के माध्यम से मिल रही हों। यह हमें कहानी के एक बिल्कुल अलग हिस्से की तरफ ले जाता है। वाह! मतलब यमुना एक तरह का संगम है हिमालय और विंध्य की नदियों का। हाँ। तो चलिए हिमालय से आने वाली कुछ और नदियों को भी जानते हैं। मेरे सामने रामगंगा का जिक्र है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। हाँ, एक नदी जो टाइगर रिजर्व के बीच से गुजर रही हो, ये तो अद्भुत है ना? पूरी तरह से। रामगंगा उस जंगल की जीवन रेखा है। यह सिर्फ बाघों या हाथियों के लिए पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि यह उस पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखती है। और फिर एक नाम आता है घाघरा, जिसे अयोध्या में सरयू कहते हैं। हाँ, ये तिब्बत के पठार से निकलती है। मतलब इसका सफर कितना लंबा और अंतर्राष्ट्रीय है। स्रोत में एक तथ्य है जो चौंकाता है। कौन सा? कि पानी की मात्रा यानी वॉल्यूम के हिसाब से ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, और यही तथ्य इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी। चुनौती कैसे? जब मॉनसून में इसमें पानी बढ़ता है तो इसका विशाल वॉल्यूम पूर्वी यूपी के कई जिलों में विनाशकारी बाढ़ का कारण बनता है। हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। मतलब जिस नदी को अयोध्या में आस्था से पूजा जाता है, वही आगे जाके रौद्र रूप ले लेती है। बिल्कुल, एक ही नदी के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हैं। कुछ नदियां तो सीमाएं भी बनाती हैं, जैसे पहरइयों की तरह। हाँ, जैसे शारदा नदी, जिसे नेपाल में काली नदी कहते हैं। ये पीलीभीत में यूपी में दाखिल होने से पहले भारत और नेपाल के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है। अच्छा। इसी तरह गंडक नदी है जो महाराजगंज जिले में यूपी और बिहार के बीच सीमा रेखा खींचती है। और गंडक की एक और खासियत है ना?
वो शालिग्राम पत्थर। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। ये गोल काले पत्थर होते हैं जिन्हें भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है, और ये सिर्फ इसी नदी के तल में पाए जाते हैं। वाकई। हाँ, ये भूगोल, भूविज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम है। एक पत्थर जो लाखों साल की भूवैज्ञानिक प्रक्रिया से बना है, वो करोड़ों लोगों के लिए सीधे ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। तो ये तो हुई हिमालय की शक्तिशाली नदियां, जिनका स्वभाव तेज और रौद्र है। लेकिन आपने मैदानी नदियों का भी जिक्र किया था। उनका चरित्र इनसे कितना अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि गोमती, जिसके किनारे राजधानी लखनऊ बसी है। गोमती किसी ऊंचे पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं, बल्कि पीलीभीत के एक समतल मैदान में स्थित फुलर झील से निकलती है। इसलिए इसका स्वभाव शांत है, प्रवाह धीमा है। लेकिन यही शांत स्वभाव शायद इसके लिए एक चुनौती भी बन गया है। स्रोत बताते हैं कि ये यूपी की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यही इसकी त्रासदी है। धीमी गति के कारण इसमें प्रदूषण को बहा ले जाने की क्षमता कम होती है। अच्छा। जब लखनऊ, जौनपुर जैसे शहरों का औद्योगिक और घरेलू कचरा इसमें गिरता है, तो ये उसे आगे नहीं धकेल पाती। नदी एक नाले में तब्दील होने लगती है। मतलब गोमती का शांत स्वभाव ही उसके लिए एक अभिशाप बन गया। ये हिमालयी नदियों के बिल्कुल विपरीत है। लेकिन आपने पहले यमुना का जिक्र करते हुए कहा था कि उसकी सहायक नदियां पठारी क्षेत्र से आती हैं। हाँ, चंबल, बेतवा, केन। वो इलाका तो बिल्कुल अलग होगा। वहां की नदियों का चरित्र कैसा है? चंबल का नाम सुनते ही तो बीहड़ और डाकुओं की कहानियां याद आती हैं। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये उस नदी के भूगोल का सीधा नतीजा है। चंबल मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ियों से निकलती है और अपने रास्ते में नरम मिट्टी को काटती हुई चलती है। हजारों सालों के इस कटाव से इसने गहरे खड्ड और घाटियां बना दी हैं, जिन्हें हम बीहड़ या रेवीन्स कहते हैं। और यही उबड़ खाबड़ भूगोल डाकुओं के लिए छिपने की सबसे अच्छी जगह बना। बिल्कुल। और अब यही भूगोल घड़ियालों के लिए एक वरदान बन गया है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। हाँ, क्योंकि ये इलाका इंसानी दखल से दूर रहा, इसलिए ये घड़ियालों और गंगा डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गया। मतलब जिस नदी ने एक समय कानून तोड़ने वालों को पनाह दी, आज वही विलुप्त होती प्रजातियों को बचा रही है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक नदी का भूगोल अपने आसपास की पूरी सामाजिक और पारिस्थितिक कहानी लिखता है। पठारी नदियों में दो और नाम बहुत अहमियत रखते हैं, खासकर बुंदेलखंड के लिए, बेतवा और केन। हाँ, इन्हें तो उस इलाके की जीवन रेखा कहा जाता है। बुंदेलखंड एक पठारी और अपेक्षाकृत कम बारिश वाला क्षेत्र है। लेकिन समस्या ये है कि मानसून में इनमें पानी होता है और गर्मियों में ये लगभग सूख जाती हैं। बिल्कुल। और इसी समस्या से निपटने के लिए भारत की सबसे महत्वाकांक्षी और विवादास्पद परियोजनाओं में से एक आकार ले रही है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। हाँ, देश का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट। इसका जिक्र हमेशा बड़ी उम्मीदों के साथ होता है। ये काम कैसे करेगा? इसका मूल विचार एक नहर बनाना है जो केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में भेजेगी। इसके लिए दौधन में एक बांध बनाया जाएगा। इससे तो बुंदेलखंड की पानी की समस्या हल हो सकती है। सिद्धांत रूप में तो हाँ, लेकिन आपने इसे विवादास्पद कहा। क्योंकि यही बांध और नहर पन्ना टाइगर रिजर्व के एक बड़े हिस्से को डुबो देंगे। ओहो। जो बाघों का एक प्रमुख प्राकृतिक आवास है। यही विकास और पर्यावरण के बीच का असली द्वंद्व है। क्या हम एक क्षेत्र की पानी की समस्या को हल करने के लिए एक अनमोल पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने का जोखिम उठा सकते हैं? वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दक्षिण में कुछ और भी नदियां हैं जिनका जिक्र है, जैसे सोन और रिहंद। इन्हें ऊर्जा का स्रोत कहा गया है। ऐसा क्यों? सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पर इसकी मुख्य सहायक नदी है रिहंद, जो सोनभद्र के इलाके से गुजरती है। इस पूरे क्षेत्र को, जिसे सिंगरौली सोनभद्र बेल्ट कहते हैं, भारत की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल का दर्जा मिला हुआ है। एनर्जी कैपिटल मतलब यहाँ बिजली बहुत बनती है। बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ कोयले के विशाल भंडार हैं और देश के कई बड़े थर्मल पावर प्लांट यहीं लगे हैं। और इन प्लांट्स को पानी रिहंद नदी से मिलता है। इसी नदी पर रिहंद बांध बना है और उससे जो जलाशय बना है गोविंद वल्लभ पंत सागर, वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? हाँ, ये दिखाता है कि नदियां सिर्फ पीने के पानी या सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे देश के औद्योगिक विकास की भी बुनियाद है। कमाल है। ग्लेशियर से लेकर जंगल, मैदान, बीहड़ और अब ऊर्जा राजधानी तक, हर नदी का अपना एक अलग ही किरदार है।
लेकिन ये सब अलग अलग बहने वाली धाराएं अंत में एक महामिलन का हिस्सा बनती हैं, प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। और वो सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है, वो भारत की आत्मा का केंद्र है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। हर 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला। हाँ, जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, वो इसी विश्वास का प्रतीक है कि नदियां मोक्ष का द्वार है। इतनी सारी नदियां, उनकी सहायक नदियां, उनका उद्गम, उनका संगम, ईमानदारी से कहूं तो ये सब याद रखना बहुत मुश्किल है। मुश्किल तो है, लेकिन मुझे हमारे स्रोतों का आखिरी हिस्सा देखकर मजा आ गया। इसमें कुछ मैजिक मेमोरी ट्रिक्स दी गई हैं। हाँ, ये सीखने को मजेदार बनाने का एक शानदार तरीका है। भूगोल को एक पहेली की तरह बना देते हैं। जैसे यमुना की सहायक नदियों को याद रखने के लिए एक सूत्र है, बेटा केन चंबल गया। बेटा केन चंबल गया, मतलब बेतवा, केन और चंबल। ये तो शानदार है। और गंगा के बाएं किनारे की सहायक नदियों के लिए भी एक है, राम गोमती का घाघरा गंदा है। यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। ये छोटे छोटे सूत्र शायद सुनने में अजीब लगे, पर ये काम करते हैं। तो आज हमने ग्लेशियर से निकली गंगा के बर्फीले पानी से सफर शुरू किया, बीहड़ों में बहती चंबल की कहानी सुनी और ऊर्जा देती रिहंद के विशाल जलाशय को देखा। ये सिर्फ यूपी का भूगोल नहीं था, ये उस प्रदेश की आत्मा को समझने का एक सफर था। बिल्कुल, ये एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र सिर्फ भूगोल का अध्याय नहीं है। ये आस्था, इतिहास, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का एक जीता जागता संगम है। हर नदी की अपनी एक कहानी है। हाँ, हर नदी की अपनी पहचान है, अपना चरित्र है, जो सब मिलकर इस प्रदेश की पूरी पहचान बनाती हैं। हमने केन बेतवा जैसी नदी जोड़ो परियोजनाओं का जिक्र किया, जिन्हें विकास और जल संकट के समाधान के लिए जरूरी बताया जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब हम एक नदी के हजारों साल पुराने प्राकृतिक प्रवाह को इंजीनियरिंग के जरिए बदलते हैं, तो क्या हम वाकई एक स्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं, या फिर हम भविष्य में किसी ऐसे अनपेक्षित पारिस्थितिक संकट को निमंत्रण दे रहे हैं जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे सामने उत्तर प्रदेश का एक नक्शा रखा है, पर ये वैसा नक्शा नहीं है जैसा हम स्कूलों में देखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी जीवित शरीर के नर्वस सिस्टम जैसा लग रहा है। सही कहा। हर लाइन, हर मोड़ एक नदी है जो इस प्रदेश की रगों में दौड़ रही है। आज हम इन्हीं नसों के जाल को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने के लिए कि ये नदियां सिर्फ पानी नहीं बल्कि यूपी की पूरी कहानी कैसे लिखती हैं। बिल्कुल, और ये कहानी एक नहीं बल्कि कई परतों में है। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि यूपी के इस नदी तंत्र को हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं।